गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइम कांस्टेंट और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोग करंट डेंसिटी की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है और करंट डेंसिटी के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो करंट डेंसिटी का रिलेशन लाना है, उसके पहले बहुत सारे रिलेशन आएंगे, इसमें बहुत सारे फार्मूला आएंगे। तो हम कुछ एजम्पशन करते हैं। n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब में है ना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो ज़्यादा बेहतर कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये मतलब हुआ। ओके, तो जनरली जो कंडक्टर होते हैं जनरली उनका रेंज होता है 10 टू द पावर 28। जनरली ये होता है 10 टू द पावर 28, है ना, पर मीटर क्यूब होता है। मतलब कि 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि क्वेश्चन में वो दिया रहता है कॉपर का, एल्युमिनियम का, गोल्ड का, जो भी अपना कंडक्टर है उसका मान दिया रहेगा। ये हमने माना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब फार्मूला में रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और I जो है I करंट है, करंट इन कंडक्टर, और E जो है वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इस करंट की जो पढ़ाई है उसमें आप बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, या आप एक मेटल वायर से एक बैटरी या एक टॉर्च वाली सेल को जोड़ दोगे ना तो फील्ड क्रिएट कर देंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि पोटेंशियल का काम ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। तो इन सभी के बीच हम लोग को क्या निकालना है, रिलेशन कुछ निकालना है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वन साइडेड ड्रिफ्ट हो जाते हैं, वन साइडेड मोशन में रहते हैं। तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी हो उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होते हैं। बहुत सारी बातें हमने इसका किया था, इसमें टाइम कांस्टेंट वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी। तो अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाकर हम लोग फील्ड वगैरह जनरेट कर देंगे और उसके बाद हम इसको रिजल्ट ला रहे हैं।
अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह का ना। एक कंडक्टर है, इस तरह से एक कंडक्टर ले लेते हैं और इसमें हम लोग एक मेटल वायर से कनेक्ट कर और एक सेल को जोड़ देते हैं इस तरह से, माइनस प्लस और ये V। तो ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट कर देगी। इसने फील्ड क्रिएट कर दिया, तार में फील्ड क्रिएट करती है इस दिशा में। तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज जो है इधर फ्लो करेगी, इस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने लगेगा। ओके, अब ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जिसको हमने n मान रखा है, स्मॉल n। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट इस तरह से कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्री पार्ट है ना, इतना टुकड़े को कंसीडर करते हैं और इसका लंबाई देखते हैं क्या है। इसकी लंबाई ये है आपका dx है ना। इसकी जो ये जो लंबाई है वो क्या है, डेल्टा x लंबाई है। और डेल्टा x में है ना, डेल्टा x में अगर कोई यहां से चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से यहां गई तो उसको टाइम कितना लगा, डेल्टा t लगा, है ना। यानी डेल्टा x स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज लिखिए, ऑफ चार्ज है ना। और डेल्टा टी जो है वो है आपको टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल। तो VD इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा x इन केस ऑफ VD ये निकला। ओके, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A है ना। इस तरह से जो एरिया बनी हुई है, एरिया उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है A। तो इसकी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, छोटी सी पार्ट्स है ना। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई डेल्टा x है, ओवरऑल लंबाई कितनी है, L। ओवरऑल जो लंबाई है वो कितनी है, L है लंबाई, L। तो इसकी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी, A ही होगी ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो तो कांस्टेंट होगी, सिर्फ लंबाई बदल रही है, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, एरिया इनटू कितना, डेल्टा x, इसकी टुकड़े की है ना। तो टुकड़े की लंबाई डेल्टा x और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, A है। तो ये कितनी हो गई, इसको हम बोलते हैं डेल्टा V बोलते हैं, है ना। स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू A डेल्टा x। क्लियर है? तो A डेल्टा x इज इक्वल टू, है ना, A डेल्टा x। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा V इज इक्वल टू A और डेल्टा x VD इंटू डेल्टा T, है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। डेल्टा x के जगह पर क्या लिखेंगे, VD डेल्टा T। तो इतना आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, नाउ इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो स्मॉल n क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की बात हो गई, समझ में आया। तो हमने स्मॉल वॉल्यूम ले रखा है, तो स्मॉल जब वॉल्यूम ले रखे हैं तो हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम, तो उसमें स्मॉल चार्ज निकाल लेंगे।
बात समझ में आ रही है? उसमें स्मॉल चार कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो उसमें ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज निकलता है, Q बराबर Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, AVD डेल्टा T। तो AVD और डेल्टा T, तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n AVD डेल्टा T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम है ना, इसमें है ना, एलिमेंट्री वॉल्यूम है स्मॉल वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, स्मॉल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल वॉल्यूम, तो इसमें स्मॉल चार्ज आएगा ना। नाउ चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम, चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम, उसको हम लोग मानते हैं क्या, डेल्टा Q, क्योंकि छोटा सा है ना। जब ये छोटा सी बात करते हैं तो डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके नाम के पहले हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, N इंटू ई। वहां पर स्मॉल n लिखते थे, पर वहां पर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। यहां पर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माना है और स्मॉल n को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माना है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या है भाई, यहां देखो, स्मॉल n A और VD इंटू डेल्टा T है कि नहीं, और इनटू स्मॉल e, ऐसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बटे डेल्टा T। तो I इक्वल टू डेल्टा Q N A VD इंटू डेल्टा T इंटू E डिवाइडेड बाई डेल्टा T। इसको काटेंगे तो I इज इक्वल टू N A E और VD। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बोर्ड में डेराइव करने को आता है, बोर्ड में इसकी डेरिवेशन आती है, ओके, और जेईई मेन में क्वेश्चन आती है। सबसे इसमें कठिन जो काम है, इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका कठिन काम क्या है, कैलकुलेशन और ये फार्मूला याद रखना। बस इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। अगर इसको आप जानना चाहेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको जान सकते हैं, रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। बस याद रखना है कि करंट डेंसिटी जो होती है ना, और करंट डेंसिटी का क्या फार्मूला है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम एक इसी से फार्मूला क्या बनाएंगे, नाउ इसी में कंटिन्यू, नाउ रिलेशन बिटवीन करंट, इसी में कंटिन्यू, नाउ रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी आपने पढ़ा था कि J इज इक्वल टू, है ना, क्या पढ़ा था भाई, J इक्वल टू I डिवाइडेड बटे A, है कि नहीं, J इक्वल टू I बटे A। तो यहां से हम बना सकते हैं वैसे, है ना, इस इक्वेशन में I इक्वल टू N A E और VD दोनों तरफ क्या करते हैं, A से डिवाइड करते हैं। तो I डिवाइडेड बटे A इज इक्वल टू NEA और VD, है ना, दोनों तरफ क्या कर दिए, A से डिवाइड कर दिए। तो ये बन गया क्या भाई, J, और यहाँ पे बन गया क्या, NE और VD, बना कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना, J बराबर NE VD बन गया। ये रिलेशन है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको रिलेशन, करंट एंड करंट डेंसिटी में आपको रिलेशन आता है। अब यहां पर क्या है
कि हमको लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की रिलेशन बनानी है। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, नाउ यहाँ पर हमने लिखा है कि J इक्वल टू, समझिएगा बात को, J इज इक्वल टू एन ई और वी डी, और वी डी बराबर हमने पढ़ा था माइनस ई डिवाइडेड बटे एम इंटू क्या, टाउ, है कि नहीं। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई, बट इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, बट वी डी इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बटे एम, क्योंकि ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रही है ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो फील्ड के अपोजिट में होती है, क्योंकि ये वाली दोनों वेक्टर हुए, है ना। तो निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट में, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो इसको कर दिया, स्केलर बना दिया इसको। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या मिलता है, J बराबर एन ई, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, ई टाउ डिवाइडेड बटे एम। अब यहाँ से जो आएगा रिजल्ट वो इस तरह का बन जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट इंटू ई आएगा, J इक्वल टू एक कांस्टेंट और इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ पर लिखेंगे J इक्वल टू एन ई का स्क्वायर टाउ और डिवाइडेड बटे कितना, एम, इंटू, है ना, इंटू क्या, ई, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, समझ में आया बात। तो ये एक जो क्वांटिटी है ये वाली, वो एक क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट, समझिएगा कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, है ना। इसका नाम, इसका सिंबल है ऐसे, ऐसे देते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डिपेंड्स ऑन, है ना, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, है ना, मटेरियल ओनली, है ना, मटेरियल्स एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है, ओके। और यही जो है ना, ये जब फॉर्मूला आया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये जानते हैं क्या है, यही ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ, है ना। आप लोग को लगता होगा कि ना V बराबर आई आर, तो यही V बराबर आई आर डिराइव करता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यही फॉर्मेट है, यही ओम्स लॉ लेकर आता है, देखना V बराबर जो आई आर आप याद रखते हो और लिख देते हो ना, 2 लाइन याद रखते हो, करंट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो जो रिजल्ट आती है V बराबर आई आर, यही से आती है ना, समझ में आ रही बात। तो ये कांस्टेंट है, मैंने लिखा है कि ये मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कंडक्टर की वो प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिक को फ्लो कराने में ज़्यादा सुविधा देता हो। जैसे मान लो कि इसकी हम बात करते हैं, इसकी, है ना, तो इसमें करंट बहाना बहुत मुश्किल काम है ना। इसका मतलब ये होता है कि इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब हुआ इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहाना बहुत मुश्किल काम है ना, करंट नहीं बहती है इसमें, है ना। इसका ये मतलब हुआ ना कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका काम है कि किसी भी मटेरियल में करंट ज़्यादा से ज़्यादा बहाना, सुविधा देना कि हाँ भाई तुम फ्लो कर सकते हो इसमें। तो इसमें तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें एक बैटरी से तो इसमें करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है। रजिस्टिविटी का मतलब कि वो करंट का क्या करता है, एक तरह से
करंट बहाने में, है ना, मदद नहीं करता, विरोध करता है एक तरह से, जो रेजिस्टेंस को हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ये एक कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट पर आपको नीट में क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको सब कुछ दिया रहेगा, टाइम कांस्टेंट दिया रहेगा, है ना। ये कांस्टेंट कैसे हो गया? क्योंकि देखो ये कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर डिपेंड करता है कि नहीं? ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नेग्लिजिबल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही क्या है? नेग्लिजिबल है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल है इसकी, तो ये तो करंट नहीं ना बहाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी नेग्लिजिबल हो गई तो कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल हो गई। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये आपको पता है। ये किस पर डिपेंड करते थे? मटेरियल पर डिपेंड करते थे, टाइम कांस्टेंट। उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करते थे उनका एवरेज टाइम, तो हर मटेरियल का अपना अलग अलग होगा। इसमें क्या होगा? टाइम कांस्टेंट। इसमें तो कोलाइड ही नहीं कहेंगे, जो जहां है वहीं रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई भी करते हैं तो जहां इसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए जितने दूरी पर, वो हमेशा वहीं रहेंगे, टकराने की कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट नहीं कह सकते, बस में कोई आएगा ही नहीं, किसी समय पर टकराएगा नहीं, तो इनफाइनाइट हो गया। तो ये वाली मटेरियल पर डिपेंड करती है। और ये मास है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ओवरऑल कांस्टेंट, सो कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, यानी कहने का मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो लाइक दिस, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी से ओम्स लॉ आ जाएगा। जब आप इसको, है ना, आगे बढ़ाओगे ना, तो इसी से ओम्स लॉ बन जाता है। V बराबर IR इसी से प्रूफ होता है। तो हम एक और यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू n E का स्क्वायर टाउ और डिवाइडेड बटे क्या? m, ये कांस्टेंट। तो अक्सर इस पर मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है ना, एम्स में ही पूछता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, है ना, तो करंट डेंसिटी एंड टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स on time constant and electron density इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे और इस पे डिपेंड करती है। क्लियर? इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी है और नीट में भी है। इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज्यादा नहीं बढ़ती इसमें, उसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी। तो एक एनसीईआरटी का, है ना, क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर, है ना, मतलब कि स्मॉल n दे रखा है। स्मॉल n कितना दिखा भाई? n इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर माइनस 3। फुल स्टॉप। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। मतलब कि आपके पास एक वायर है और कितना है? 3 मीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई है 3 मीटर, और यहाँ पर A और यहाँ पर क्या है? B है। तो कह रहा है ना कि इसमें टाइम कितना लगाएगा? T बराबर व्हाट, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस जगह तक ड्रिफ्ट होने में कितना समय लगाएगा, यही सवाल है, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमको L और V का मान मालूम होना चाहिए। तो L तो दिया हुआ है, V हमको कैलकुलेट करनी है। तो इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A जो दिया हुआ है भाई, A दिया हुआ है आपको 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, और करंट जो दिया हुआ है वो 3.0 एम्पियर दिया हुआ है। ओके,
और एल जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे, VD कैलकुलेट करेंगे, VD। तो VD का जो मान होगा कुछ ऐसा होगा, देखो VD बराबर जो होगा इस तरह से, इसको मिटा देते हैं भाई। VD का जो हम लोग फार्मूला जो अभी डेराइव किए थे उसके हिसाब से लिखेंगे VD का मान। तो VD इक्वल टू VD का जो मान है ऐसे, VD इज इक्वल टू VD बराबर है ना, क्या लिखेंगे, L बटे क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, T। तो T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L बटे VD। और VD हमको मालूम कैसे, I इज इक्वल टू NEA और VD। तो VD इक्वल टू I डिवाइडेड बटे NE और A, और इसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा आपको T इक्वल टू L, यहाँ पर हो गया L और यहाँ पर हो गया I, और ये मिला आपको NE और A। तो T इज इक्वल टू मिला L और क्या मिला NE और A और डिवाइडेड बटे I। क्लियर है बात ये। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं T इक्वल टू, सभी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो आप पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह का वैल्यू मिलेगा, T इक्वल टू L का मान है 3, L का मान है 3, N का मान है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू क्या लिखेंगे, इंटू एरिया, मतलब कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 से ये 3 कटा, I भी 3 है, L भी 3 है। तो T इक्वल टू जो आपको मिला, इसको अगर गुणा करते हैं तो यह होगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर, इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया, और ये हो गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। तो ये 28 है 25, तो ये मिलेगा आपको 8.5 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, और ये आएगा किसमें, सेकेंड में आएगा। क्लियर बात, ठीक है भाई। तो ये जो वैल्यूज होंगे उसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो मिलेगा हमको T इक्वल टू 8.5 है, तो यहाँ पर मिलेगा 2 इसको गुणा करेंगे तो 2.72 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2.72 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अब इसको लिखेंगे नाउ, बहुत बड़ा वैल्यू है ना, ये बड़ा वैल्यू हो गया। तो नाउ T इज इक्वल टू 2.72 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बटे 60 से अगर डिवाइड करते हैं तो मिनट में चला जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आवर में चला जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो आप हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.72 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बटे 36। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे तो आएगा, इसको 272 ये हटा देंगे, इसको हट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 36, इतना आवर आएगा, आवर, इतना आवर वैल्यू जाएगा, मतलब कि ये हो गया आपका आंसर। तो ये एक बड़ी वैल्यूज है, अगर इसको अपना लिखना चाहेंगे तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो आता वैल्यूज है वो है 7, है ना, 7.5, है ना, इस तरह से वैल्यू आता है 7.5, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 7 आवर्स एंड 33 मिनट, इस तरह का वैल्यू आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि 3 मीटर का एक वायर है, 3 मीटर का एक वायर है, और उसमें करंट 3 एम्पियर है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक
है ना। इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में कितना देर लगा दिया, 7.5 घंटा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे तार है ना, तो स्विच जैसे ऑन करते हैं तो बल्ब क्या बहुत माइक्रो सेकेंड में ही जल जाता है ना, बहुत जल्दी जल जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बहुत देर लगाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हुआ ना कि पूरा इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह सटे हुए हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं ना तो एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न कि जैसे स्विच ऑन किए तो स्विच से इलेक्ट्रॉन चल जाता है बल्ब में, ऐसा नहीं होता है ना, बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब है ना कि Vd का मान जो होता है ना, Vd का मान ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड का रेंज होता है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज होता है, जनरली हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक सवाल करते हैं, जो Vd का जो वैल्यूज होती है Vd, वो होती है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का रेंज होती है Vd का वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। फिर एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करते हैं, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी एरिया दे रखी है ना, एरिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ है ना मीटर स्क्वायर, और उसमें जो करंट है वो है क्या 1.5 एम्पियर, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है n = 9 इंटू 10⁻28, और E का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमको चाहिए इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो n, E, A और Vd। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, Vd निकालनी है। तो Vd = I डिवाइडेड बटे n, E और A, यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा दिया है ना इसी से रिलेटेड दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें Vd इक्वल टू I आपको दे रखा है 1.5, क्लियर, और 9 है यहाँ पर, n का वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻28, इस तरह से दे रखा, क्लियर है। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे दिया, और एरिया जो है आपको दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 ऐसे। तो ये हो गया 26, माइनस में हुआ ना, ये माइनस में 26 हो गया, और यहाँ पर 28 है, तो +2 बच गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट से ये पॉइंट को ख़त्म करते हैं, है ना, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर 5 लिख देते हैं, तो आएगा आपको 5 आएगा, और यहाँ पर आएगा 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 48, होगा ना 48, और 10⁻⁻2 होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 50, या हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बटे 48। तो Vd का जो वैल्यूज आ रही है, Vd का वैल्यूज वो आ रही है 50 डिवाइडेड बटे कितना 48 मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर पर सेकेंड आ रहा है कि नहीं, मिलीमीटर पर सेकेंड, इसी रेंज में आता है वैल्यूज। इसको हटाएंगे इसको, तो ये 10⁻⁻3 मिलीमीटर, मतलब मीटर पर सेकेंड यहाँ पे यूनिट है, मीटर पर सेकेंड तो मिलीमीटर, यानी जब भी वैल्यू जाती है ना रेंज, वो मिलीमीटर होती है, 1 के आसपास Vd का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यानी आप ऐसे आप लिख सकते हैं 50/48 आप लिख सकते हैं क्या 1 पॉइंट, है ना,
जीरो समथिंग, है ना, यानी 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बहुत स्लो है कि नहीं, ये रेडिएशन हो गया। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो इस तरह से बोर्ड में पूछता है और नीट में भी पूछता है। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं ना, बोर्ड के लिए। जो जेईई मेन और नीट होगी ना उसकी अलग से आपको बताई जाएगी, इसमें नहीं। मतलब ये बोर्ड लाइक हम लोग कोरोना के वजह से अभी हाल फिलहाल में बोर्ड में कैसे मार्क्स आ जाए, कैसे हम अच्छे से पास कर जाए, उसके लिए हम बता रहे हैं। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मास दिया रहेगा, मास, है ना, और कहेगा किसी एटम का मास किसका दिया रहेगा, किसी एटम का, और उसमें कहेगा कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करें। इस तरह की अपने बात रखता है। उसके बाद बोलता है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करना होगा। तो हेडिंग दे देते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब किस कंडीशन में कैलकुलेट करने की बात आएगी। ठीक है, तो अगर बात करें यही होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कैपिटल एन को हम मान रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें, अब वॉल्यूम, है ना, V को मानता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो इसको लिखेंगे क्या भाई कि N इजिकल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल N डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको, है ना। मान लीजिए कि आपके पास वेट गिवन है, वेट। तो वेट गिवन होगा किसी एटम का, तो आप उसका एटॉमिक वेट जानते होंगे। अगर किसी एटम की बात करें, नाउ फॉर एटम, एटम क्या गिवन है किसी एटम का, उसकी वेट गिवन है, वेट, है ना, वेट। तो अक्सर जो वेट होती है ना वो ग्राम में होती है, ग्राम में, क्योंकि एटॉमिक वेट किस में होती है, ग्राम में होती है ना। एटॉमिक वेट, एटॉमिक जो वेट होती है वो भी किस में होती है, ग्राम में होती है। तो अगर आपका वेट केजी में है तो उसको कन्वर्ट कर देना है किस में, ग्राम में, सबसे पहला काम। ठीक है ना। और क्या निकालना है, मोल्स ऑफ एटम। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में आप ये पढ़े हो सकते हैं, केमिस्ट्री का लैंग्वेज है जो मैं बात कर रहा हूं, ये लैंग्वेज किसकी है, केमिस्ट्री की भाषा है। समझ में आया बात। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या होता है, वेट बटे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बटे एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो एटॉमिक वेट ग्राम में लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एटॉमिक वेट किसी एटम का ग्राम में ही होता है कि नहीं। समझ में आया। तो ये एक नंबर मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब एक संख्या मिलेगी, ग्राम से ग्राम हट जाएगी। क्लियर। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट। वेट को W से इंडिकेट करते हैं, W, वेट W, और मोलिकुलर वेट को MW कर देते हैं। ठीक है भाई, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है। अब मानते हैं क्या, नाउ 1 मोल ऑफ एटम, ये सब एटम है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एटम कंटेन्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N से लिखते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वेट डिवाइडेड बाय क्या, मोलिकुलर वेट गुणे एवोगाड्रो नंबर। दिस इज द एवोगाड्रो नंबर, है ना, दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू जो होती है Na इक्वल टू 6.0 समथिंग पर 6.0 लिखता हूँ इंटू 10⁻23। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि उसमें इतने नंबर्स आ गए। जब भी एवोगाड्रो नंबर से गुणा करते हैं ना, तो वह जैसे एटम है तो एटम आ गए, पार्टिकल है तो पार्टिकल आ गए। एवोगाड्रो नंबर से, है ना, जिस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं ना, उतनी संख्या आ जाती है ना। आपका जो करंट की जो क्वेश्चन होगी ना, करंट के क्वेश्चन, वो आसान होगी, वो कठिन नहीं होगी। हम लोग इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करके बात को समझ जाते हैं। मैंने यहाँ पर हेडिंग क्या दिया था कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन, इस तरह की बात आती है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, हर जगह आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये एवोगाड्रो नंबर हो गया, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आ गया हमारा N। नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल N डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। क्या लिखा गया, वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट डिवाइडेड बटे मोलिकुलर वेट इंटू Na, है ना, इंटू 1 बटे क्या, वॉल्यूम। ये आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे तो फिर I बराबर NeAVD, और जो कैलकुलेट करना हो वो आप कैलकुलेट करते रहो। समझ में आया, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दिया होगा तो, है ना, या ये दिया होगा तो करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह का है। तो इसी पे बेस्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, सब कन्वर्ट करके क्वेश्चन करेंगे इसको। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी हमने पढ़ा था, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 1.34 एम्पियर एग्जिस्ट इन कॉपर वायर। कॉपर वायर में, है ना, कॉपर वायर में करंट दिया हुआ है। सोल्यूशन में I इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 1.34 एम्पियर दिया हुआ है। ओके, एग्जिस्ट इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, क्या दिया हुआ है, एरिया। तो A इक्वल टू 1.0 मिलीमीटर का स्क्वायर, 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। एज्यूमिंग ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमने बात अभी थ्योरी में किया था कि एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन करता है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। क्या कैलकुलेट क्या करना है, तो Vd इक्वल टू वाट, और क्या है, E बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होती है ना। अब यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, यहां पर डेंसिटी दे दिया, एंड एटॉमिक मास, है ना, डेंसिटी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, डेंसिटी, है ना, 1 मीटर क्यूब में आपको डेंसिटी दे रखा था। तो डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास बटे क्या होती है, वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, है ना। तो मास इक्वल टू रो इंटू क्या, वॉल्यूम हुआ ना। तो मास इन 1 मीटर क्यूब, इन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी के बराबर हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो कितना डेंसिटी है भाई, मास इक्वल टू आ गया, मास कहिए चाहे इसी का कह देंगे, वेट नहीं कह सकते, वेट, मास चाहे वेट, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 8990, 8990 केजी हो जाएगी, केजी, पर हमको किस में लिखना है, वेट को ग्राम में। तो यहां पर लिखेंगे W इक्वल टू 8990 इंटू 10⁻³
ग्राम। यह आया समझ में कि नहीं, है कि नहीं। वेट हमको इतना मिल गया। हमको कैलकुलेट क्या करनी है भाई, ड्रिफ्ट स्पीड निकालना, कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड। तो इतने हमारे पास, तो हम लोग वेट को ऐसे लिख सकते हैं, वेट इक्वल टू 899, है ना, 899 और 10 टू द पावर 4 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है ना, या इसको मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं ना, ये कितना दिया हुआ है 63.05, इतना। ये किस में होता है, ग्राम पर मोल होता है, पता है आपको, ग्राम पर मोल। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ क्या निकालना था, मोल्स निकालना था, याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमको कैलकुलेट करनी थी। तो नंबर ऑफ मोल्स में अगर हम बात करें तो क्या मिलने वाला है, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो 899 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बटे 63.5, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, संख्या आ जाएगा, है ना। इसको अगर हम सोल्व करें तो लगभग इसको 900 तो मान सकते हैं ना लगभग, और ये 63 है, इसको सर सोल्व करें तो आएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे क्या लिखते थे, कैपिटल N इक्वल टू, इसी में क्या करते थे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23, ऐसे लिखते थे। 10 टू द पावर क्या लिखते थे, 23। अब हमको क्या कैलकुलेट करनी है, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास ये आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करने वाले हैं ना। यहाँ पर देखो छोटू, यहाँ पर कैलकुलेशन में देख लो भाई, अगर इसको हम 900 के आसपास रखते हैं, 900 के आसपास इसको करते हैं वैल्यू को 900, तो 90 बटे 63 1.4 होगा ना, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे क्या 5। ये समझ में आया बात, है ना। और यहाँ पर भी रखेंगे क्या 5 रख देंगे, क्लियर। इतने नंबर ऑफ क्या हमारे पास एटम्स आ गए, क्योंकि हमने एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो n बराबर क्या लिखते थे, याद है, कैपिटल N डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। तो स्मॉल n इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ऐसे लिखते थे, क्लियर है बात। बटे 1 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में है तो 1 मीटर क्यूब, ऐसे। तो यहां पर आ जाएगा वैल्यूज आपको, स्मॉल n इक्वल टू 1.4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर -3, ठीक है ना। अब फार्मूला लिखेंगे भाई, फार्मूला क्या है आपके पास, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, इसको आप हटा सकते हो, है ना। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो करंट है 1.34, तो I इज इक्वल टू एन ई और वी डी और इनटू क्या A। तो वी डी निकालना है, तो I डिवाइडेड बटे एन ई और A। तो I क्या है, वी डी I है आपको 1.34 डिवाइडेड बटे n आपका ये है 1.4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 28 और एरिया है आपके पास 10 टू द पावर -6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है बात, इसको हटाएं। अब इसको सोल्व करना है ना, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहां पर सोल्व करते हैं इसको ना आगे। तो वी डी इक्वल टू ये हो गया आपको, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर मिलेगा आपको, पहले तो इसको देखो भाई, ये हो गया 25 हुआ
और यहाँ पर 28 है, तो 10 टू द पावर 23। VD है तो रेंज वही 1 मिलीमीटर, नहीं तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यही रेंज आंसर तो यही आना है। तो 1.34 और डिवाइडेड बटे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बटे 1.4, यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर 3, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा देखिएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 और 1.4, तो ये हो गया 24, 4 हो गया, और ये हो गया 6, और ये हो गया 6, ये हो गया 1, तो ये 4, ये 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया 2, है ना। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 6 से, तो ये हो गया 24, 2 हो गया, और ये हो गया 14, और ये हो गया आपको 12 और 1 13, है ना, और ये हो गया आपका, देख रहे हैं, समझ में आ रही बात, ये समझ में आ रहा है, इतना होगा नहीं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 13 पॉइंट कितना 44, है कि नहीं, लिखेंगे ना। इसको हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.34 डिवाइडेड बटे 10 टू द पावर, इसको अगर हम सहिहार दें इसको इसी के जैसे, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना छोटू, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1.344, तो ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। VD ऐसे लिख सकते हैं VD, तो VD इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना ऐसे, ये आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग इस टॉपिक को बढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू, है ना, करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड बातें, है ना, कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। फिर हम लोग ओम्स लॉ को लेकर आएंगे, इसी से डेराइव होगा जो J बराबर सिग्मा इंटू ई था, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग 2 प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज का, जिसको आप पढ़े होंगे, है ना, स्कूल में पढ़े होंगे, कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी। इसका जो सिंबल हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं सिग्मा, ऐसे देते हैं, और इसका जो सिंबल लिखते हैं वो रो देते हैं, ना, सिग्मा। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की, तो पहला जो बात इसमें करने जा रहे हैं कंडक्टिविटी, पहला अभी हमने पढ़ा था कि J = सिग्मा इंटू ई, अभी पढ़ा था हमने सिग्मा इंटू ई। तो इसको हमने पढ़ा था अभी, इसको हमने पढ़ा था कि ये जो है वो n है e का स्क्वायर और टाउ डिवाइडेड बटे कितना m, ये सब के सब क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना, कांस्टेंट है, सब मटेरियल्स पर डिपेंड करती है। तो इसमें अगर हम पॉइंट वाइज लिखें बात को, पॉइंट वाइज बात करें तो लिख सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी, ना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल्स, ऑफ एनी कंडक्टर लिख सकते हैं, एनी कंडक्टर, है ना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर which support the flow, है ना, the flow of electric current, support the flow of electric current, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात, है ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, शेप और साइज पर ये डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड्स ऑन
material, depends on material and temperature, मटेरियल का मतलब यहां पर ये है ना, मटेरियल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टाइम कांस्टेंट, यही सब चीज है उस पर डिपेंड करते हैं ना, जिसमें है मेन इसमें क्या है, एन है और टाइम, चूंकि टाउ और एन दोनों मटेरियल का फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि हाई वैल्यू है ना, कंडक्टर, ऐसे लिखिए, कंडक्टर हैविंग हाई वैल्यूज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाएंगे ना तो इसमें से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यह एक मटेरियल की क्या है भाई, प्रॉपर्टीज है जो करंट को ज्यादा फ्लो कराने में सहूलियत देती है। मतलब मैं कहूं कि सेम वोल्टेज का अगर आप बैटरी लगाते हैं तो एक है इंसुलेटर और दूसरा है कंडक्टर, तो ज्यादा करंट किस में फ्लो करेगी, कंडक्टर में फ्लो करेगी, है ना। या एक ले लीजिए एल्युमिनियम और दूसरा ले लीजिए क्या, कॉपर या सिल्वर ले लीजिए, तो सिल्वर या कॉपर में ज्यादा, एल्युमिनियम के कंपेरिजन। इसका मतलब हुआ ना कि सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा है और एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी कम है। एल्युमिनियम में भी है लेकिन कम कंडक्टिविटी है। ये करंट से पता चला, यानी करंट को फ्लो कराने में सपोर्ट करती है कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात है इसी में कंडक्टिविटी में कि सिग्मा इजिकल टू, है ना, सिग्मा इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या लिखा गया, जे बटे ई लिखा जाएगा ना, है ना। सिग्मा इक्वल टू जे बटे क्या लिखा गया है, इतना लिखा गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि जे, इसका सिग्मा, इसको लिखते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया। और इसको जो लिखते हैं वो लिखते हैं वोल्ट, है ना, इसको लिखते हैं क्या, वोल्ट पर मीटर। याद करिए V बराबर E इंटू एल, तो इसका वोल्ट है, इसका मीटर, वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसको वोल्ट पर मीटर अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पोटेंशियल से रिलेटेड बात करते हैं, हम यहाँ फोर्स से रिलेटेड बात नहीं करते, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा कि वोल्ट पर मीटर लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये भी तो होता था ना भाई, F बटे Q। तो मैं ये कह रहा हूं कि न्यूटन पर कूलम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, वोल्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वोल्टेज से रिलेटेड, तो वोल्टेज वाली यूनिट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ना वोल्टेज, तो यहाँ पर हो गया वोल्ट और डिवाइड बटे कितना, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर हटा सकते हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट होगी ना, इसको एम्पियर पर मीटर इंटू वोल्ट, है ना। क्लियर है, इस तरह से लिखते हैं। अब ये वोल्ट जो है ना, वोल्ट, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या यूनिट लिखते हैं, है ना, आगे इसको फिर कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो लाइन है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो नेक्स्ट लाइन है बाबू, उसको ऐसा लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जे अब बटे क्या लिख दिए, ई लिख दिए, ई। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जे बराबर आई बटे ए पढ़ा एक, और E बराबर क्या पढ़ा, V बटे L पढ़ा। तो फिर यहां पर लिखते हैं I डिवाइडेड बटे कितना, A, और V बटे क्या पढ़ गया मैंने, L। क्लियर है, ये हो गया सिग्मा। तो
तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू इसको तो ऊपर भेजेंगे भाई, आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी है। तो एक हम फार्मूला जानते हैं जो स्कूल में पढ़े हैं, V बराबर आई इंटू क्या आर, समझ में आ रहा है, V बराबर आई इंटू आर। तो मैं लिखूंगा सिग्मा इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बटे ए इंटू एल बटे आई आर। तो आई से आई कट गया है ना, आई से आई क्या कर गया, कट गया। तो सिग्मा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बटे क्या ए आर। तो आर इज इक्वल टू है ना, आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे एल डिवाइडेड बटे एरिया और यहाँ पर हो गया 1 बटे सिग्मा। समझ रहे ना, ये बड़ा काम का फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। क्या करने के लिए फार्मूला है जब बताते हैं आपको। अब हम एक नया चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं है ना, इसी में कंटिन्यू। ये फार्मूला को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक रजिस्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी में हम लोग एक ही बात लिखेंगे कि रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी की अगर बात करते हैं, रजिस्टिविटी, और ये क्या है, रो है ना। तो रजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब कि रजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी का क्या है, बिल्कुल उल्टा है ना। दूसरी लाइन इसी में, डिपेंड्स ऑन, सेम वैसा ही, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बात ये, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे जो हम बात करेंगे वो ऐसे बात करेंगे, R इज इक्वल टू 1 बटे सिग्मा। तो 1 बटे सिग्मा बराबर क्या लिखना होगा, रो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, है ना। क्या कैलकुलेट करने के लिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, है ना। रेजिस्टेंस, किसी वायर में रेजिस्टेंस किसने लाया, रजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, है ना, कि करंट की जो फ्लो होती है ना उसको डिस्टर्ब करता है ना, स्टॉप नहीं करता है, स्टॉप नहीं, डिस्टर्बेंस करती है। तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड किस पे कर गया, मटेरियल पर। अब इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना, करंट नहीं बह रही है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है वास्तव में। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली, रेजिस्टेंस ना ये वाली, और शेप एंड साइज पर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन बोथ मटेरियल एंड शेप एंड साइज। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, है ना। also depends on material, है ना, also depends on material। समझ में आया, ठीक है भाई। तो अब हम लोग ना इसी को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, जैसे F बराबर ma मैकेनिक्स में, वैसे ही आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में F बराबर ma पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ से शुरुआत करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ है। और उसी में आएगा रेजिस्टेंस, V बराबर आई आर, ठीक है ना, V बराबर आई आर आपने देखा होगा। तो वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस और पोटेंशियल से रिलेटेड वर्क करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।